तो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। मतलब हम सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी मेम्ब्रेन बाउंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले के 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम जब सेल पढ़ेंगे तो उसको 3 हेडिंग्स के अंडर पढ़ेंगे। एक तो सेल मेम्ब्रेन, एक हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और एक हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस को अलग से। तो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी सामान सट्टा है, डीएनए आरएनए जो भी जीन वीन है वो सब हम लोग इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब इसमें हम लोग साइटोप्लाज्म सेलुलर ऑर्गेनल्स को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल इज अ जेली लाइक मटेरियल जो 80% वाटर का बना हुआ होता है। 80% इसके अंदर वाटर होता है, ठीक है। जो क्लियर लिक्विड पोर्शन होता है ना साइटोप्लाज्म का, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। व्हाट इज साइटोसोल? सो इट इज द क्लियर लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसोल। एंड इसके अंदर साइटोसोल के अलावा भी बहुत सारे, क्योंकि ये तो लिक्विड क्लियर पोर्शन है, उसके अलावा इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो अलग अलग शेप साइज के होंगे, वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो क्या बोला कि साइटोप्लाज्म में 80% हमारा वाटर है और उसके अलावा इसमें साइटोसोल जो लिक्विड पोर्शन उसको हम साइटोसोल कह रहे हैं, और बाकी इसमें वेरियस पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म के 2 जोन्स होते हैं, एक तो एक्टोप्लाज्म और एक एंडोप्लाज्म। सो एक्टोप्लाज्म क्या होता है? सपोज ये सेल है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है। तो जो साइटोप्लाज्म का बाहरी हिस्सा है जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, जैसे सपोज ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है हमारा एक्टोप्लाज्म, ये है हमारा एक्टोप्लाज्म। और जो अंदर वाला हिस्सा है, जो न्यूक्लियस के और जो एक्टोप्लाज्म के बीच में है, वो दिस इज एंडोप्लाज्म, दिस इज एंडोप्लाज्म। सो इसको रीड कर लो। एक्टोप्लाज्म क्या होता है? पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जैसे मैंने अभी बताया, सिचुएटेड बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। और एंडोप्लाज्म क्या है? इनर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, इंटरपोज बिटवीन एक्टोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, दैट्स इट। अब हम लोग ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में देखा जाता है। एक तो वो जिनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और एक वो जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं है यानी विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये फ्रीक्वेंटली लोग पूछते हैं, चलो बताओ कि कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन है या फिर विद द सेल मेम्ब्रेन है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, peroxisome, secretory vesicles, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से हैं? राइबोसोम, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। ओके, सो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं हमारे, ठीक है। तो अब इसके बाद ये फंक्शंस का जो टेबल बना हुआ है, इसको आपको थोड़ा सा देखना है। ये एक बार सबसे पहले हम लोग देखिए, क्योंकि जो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी का एकदम स्टार्टिंग वाला जनरल फिजियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन ये हम लोग इससे पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नीट की अच्छे से तैयारी करी होगी, नीट में देखा होगा कि हाँ सेल होता है, ये फलाना धिमकाना, तो वहाँ पे तो सेल डिवीजन और सेल का पूरा चैप्टर है क्लास 11 में। और उससे पहले भी हम लोग बचपन से ये सब पढ़ते आ रहे ही होते हैं, तो हमें मेजर मेजर चीज़ें तो पता होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें नई होती हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले फॉर अ समरी हम लोग सारे ऑर्गेनल्स के एक बार फंक्शन वंक्शन देख लेते हैं। तो क्या है सीन? देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे आए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनको हम लोग रफ बोलते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सबसे मेन काम क्या है? क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन काम है, और डिग्रेडेशन ऑफ द वॉर्न आउट ऑर्गेनल। दीज आर द 2 मेजर फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? लिपिड्स और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करना। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, ये बहुत जरूरी चीज याद रखना, कैल्शियम का स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। सो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी apparatus क्या करता है? ये जो यहाँ से प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं, इनकी प्रोसेसिंग, packaging, labeling and delivery of the proteins and lipid which are formed from this endoplasmic reticulum. लाइसोसोम का क्या काम होता है? लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, जो कि यार इसके गोल्जी apparatus के प्रोडक्ट्स होते हैं, गोल्जी apparatus से बनते हैं। इनका क्या काम होता है? इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो इनका काम मेजर तो जो फंक्शन होता है वो होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और ये थ्रू होता है, ये एंजाइम्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है, एंजाइम है कौन से? हाइड्रोलेसिस है, एंजाइम हाइड्रोलेसिस है, ठीक है। बहुत सारे
प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लिपोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो डिग्रेडेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, degradation of worn out organelles, removal of excess of the secretory products, secretion of the perforin, granizymes, melanin and serotonin. Okay, now peroxisome पे आ जाते हैं। peroxisome का फंक्शन होता है ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेस फैटी एसिड्स, और सबसे मेन फंक्शन जो है वो सेकंड वाला, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो एक मतलब टॉक्सिक है सेल के लिए एक तरीके से, तो उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसको आप वाटर और अगर आप ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दोगे तो ये लेस हार्मफुल हो जाएगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन, एक्सिलरेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, डिग्रेडेशन ऑफ द प्यूरिन टू यूरिक एसिड, ये काम ये भी इंपॉर्टेंट है, प्यूरिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना, डिग्रेड करना, प्यूरिन टू यूरिक एसिड डिग्रेडेशन। तो प्यूरिन टू यूरिक एसिड डिग्रेडेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद में इट हैज़ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन एंड रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड्स। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं हम लोग सेंट्रोसोम पे। तो सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये तो आपको पता है, भली बात ही अच्छे से आप जानते हो। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ओहो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या ही बोले भाई साहब, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस इज सेल डेथ। सो इनिशिएशन ऑफ सेल डेथ करवाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एपोप्टोसिस को इनिशिएट कराता है। राइबोसोम, इनका तो नाम ही होता है, ये तो होते ही प्रोटीन फैक्ट्री है। तो प्रोटीन फैक्ट्री तो क्या काम होगा, सिंथेसिस ऑफ द protein, synthesis of protein, of course, synthesis of proteins. Okay, now cytoskeleton, determination of cytoskeleton मानी skeleton of the cell, तो determination of the shape of the cell, stability of the cell shape and cellular movements में cell के अंदर substances एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं by the help of cytoskeleton। इसके तीन major components होते हैं, microtubule, microfilament and intermediate filament। तो ये इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में ये सारा भी डिस्कस करने वाले हैं हम। न्यूक्लियस की बात करते हैं, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, आरएनए सिंथेसिस करना यानी ट्रांसक्रिप्शन करना, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, यही होता है न्यूक्लियस में, डीएनए से आरएनए बनाना, डीएनए से आरएनए बनाना, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए बनता है, फिर वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर वो वहाँ से प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस में सारी की सारी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम, okay, और कंट्रोल ऑफ द सेल डिवीजन एंड स्टोरेज ऑफ द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जीन इन द डीएनए। ओके, दैट्स इट। अब एक एक करके इन ऑर्गेनल्स के बारे में जानते हैं। सबसे मेन चीज ऑर्गेनल्स के बारे में जो एग्जाम्स में आता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, वो इनके फंक्शन पे ज़्यादा बेस्ड होती हैं चीज़ें, फंक्शन ज़्यादा पूछते हैं आपको, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछी जाती हैं, ज़्यादा आपको पूछा जाता है इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है, और कभी कभार किसी की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ सकता है, बाकी मेजर काम होता है फंक्शंस। लाइक ऐसा बोल देंगे कि राइट डाउन एनी, कोई भी तीन या चार, कोई दो, कोई सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनके फंक्शंस लिख दो, मेजर फंक्शंस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क, व्हाट it is a network, as you can see in the diagram, network of the tubule and microsomal vesicular structures which are interconnected with one another, सारा interconnected है समान एक दूसरे से, covered with a limiting membrane, of course we know, हम पढ़ ही रहे हैं organelles with limiting membrane। और इनका जो ल्यूमन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसमें फ्लूइड मीडियम होता है, उसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ऑब्वियसली बात है, ये भी एक ऑर्गेनल है, इसमें भी अपना एक अंदर कार्यक्रम चल रहा होता है, इसमें भी अपना साइटोप्लाज्म सा है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। डायमीटर 400 टू 700 होता है ल्यूमन का डायमीटर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन, ये यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से टच होके, यहाँ से स्टार्ट होके और फिर ये बाहर सेल मेम्ब्रेन तक जाता है, तो ये कनेक्ट करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन से।
अब जनाब आते हैं टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप का होता है, एक तो स्मूथ और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं एक दूसरे के साथ। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो रफ होता है, बम्पी होता है, बीड लाइक इसकी अपीयरेंस होती है, इसीलिए इसको हम लोग ग्रेन्युलर राइबोसोम, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे ग्रेन्युलर राइबोसोम अटैच होता है, इसलिए इसको हम ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ अपीयरेंस में होता है, यहाँ पे ए ग्रेन्युलर रेटिकुलम भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, तो स्मूथ अपीयरेंस होती है इसकी। ओके, बहुत सारे इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल से मिलकर बना है, बहुत सारे इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है इसकी, तो ट्यूब्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम इसको कहते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए गौर से। प्रिंसिपल फंक्शन, मेन फंक्शन होता है डिग्रेडेशन ऑफ द वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रिंसिपल फंक्शन क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स। उसके अलावा इसके एडिशनल फंक्शन है बहुत सारे, जैसे इनिशियल ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन करना, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये सारी प्रोसेसेस केमिस्ट्री में देखो, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इनके बारे में सुना है या पहले पढ़ा है। तो इनिशियल ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ द फॉस्फोलिपिड, असेंबली ऑफ मल्टी चेन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की असेंबली करवाना, फॉस्फोलिपिड बनाना, सर्टेन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड बना है उसके पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हाथ होता है। तो ये आपको फंक्शंस याद रहेंगे, चलो मेरे साथ एक बार रिपीट करो। प्रिंसिपल फंक्शन क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट पार्टिकल, उसके अलावा ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड मल्टी चेन प्रोटीन्स की असेंबली एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ जो ये प्रोटीन बना उसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। नाउ फंक्शन ऑफ दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑल सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स। फॉस्फोलिपिड बनाता है कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइड इन स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल, है ना। साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, एग्जाम्पल कोगुलेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, कॉन्जुगेशन, ऐसी रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं। As the sarcoplasmic reticulum, it plays an important skeletal and cardiac muscle contraction में रोल प्ले करता है। Certain enzymes for glycogenolysis, contains enzyme for glycogenolysis. So these are the major function of endoplasmic reticulum, both smooth और rough, ये आप याद कर लेंगे अच्छे से। Now गोल्जी अपैरेटस की हम बात करते हैं। गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन की प्रोसेसिंग करना, जैसा कि हमने बात किया था फंक्शन वाले पार्ट में, मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, अच्छे से बताया था कि क्या फंक्शन होता है। बताओ ज़रा, क्या करना? जो प्रोटीन्स बनते हैं, हमारे प्रोटीन्स और लिपिड बनते हैं फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी करना ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ओके, गोल्जी अपैरेटस आपको सारे सेल्स में देखने को मिलेगा एक्सेप्ट आवर रेड ब्लड सेल। आरबीसी में गोल्जी अपैरेटस नहीं होता है। और नाम क्यों दिया है गोल्जी? गोल्जी, कैमिलो गोल्जी उसके डिस्कवरर के नाम पे। और यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टाइप के ये जो फ्लैटेंड सैक्स हैं यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सैक्स है जो ये प्रेजेंट है बहुत सारे, दीज आर 5 to 8 इन नंबर। और इन सैक्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। सो दीज आर 5 to 8 सिस्टर्नेस जिनसे ये बनता है, राइट। अब यहाँ पे ही मैं आपको थोड़ा सा एड ऑन करके बता दूं, ये अभी पढ़ने ही वाले हैं, वैसे आगे में आएगा अभी, कि इसके दो फेसेस होते हैं, एक सिस फेस होता है और एक होता है ट्रांस फेज। जैसे सिस फेज में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई प्रोटीन बना, वो यहाँ आएगा मॉडिफिकेशन के लिए, वो सिस फेज से एंटर करेगा और ट्रांस फेज की तरफ निकलेगा। सो यू कैन सी हेयर, ये सिक्रीटरी वेसिकल की फॉर्म में निकलेगा, पूरा एकदम पैक वैक होके मस्त एकदम प्रोसेसिंग हो जाएगी उसकी, तो ये ट्रांस फेज से निकलेगा, सिस फेज में चीजें एंटर करेंगी। तो सिस फेज टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राय करेगा और ये अवे फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाई करेगा, अवे फ्रॉम द ईआर। ओके, सो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दो फेसेस या फिर एंड्स होते हैं, सिस और ट्रांस, और ये मैं सारा बता चुका हूँ। नियर द सेल मेम्ब्रेन होगा ट्रांस फेज, अवे फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ सेल मेम्ब्रेन होगी तो नियर द सेल मेम्ब्रेन होगा, और ये नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा।
गोल्जी apparatus के फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ द मटेरियल्स एंड सिंथेसिस ऑफ एक्रोसोमल कैप ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए, स्पर्म के अंदर जो एक्रोसोमल कैप होती है उसका सिंथेसिस गोल्जी apparatus ही करता है। प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल्स, vesicles containing glycoprotein and lipids are transported into the Golgi apparatus from the endoplasmic reticulum. These are modified here, glycoproteins and lipids. All the processed materials are packed in form of secretory granules. उनको secretory granule, secretory vesicles की form में या lysosome की form में बनाया जाता है, which are transported either out of the cell या फिर another part of the cell में भेजा जाएगा। इसीलिए गोल्जी apparatus को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं कि भाई चीजों को तैयार करके पैक वैक करके पोस्ट भेज दो, बाहर बाहर भेज दो या फिर अंदर ही कहीं इधर उधर भेजो। लेबलिंग एंड डिलीवरी, फाइनली गोल्जी apparatus क्या करेगा, सॉर्ट्स आउट द प्रोसेस्ड एंड पैक्ड मटेरियल्स और उनको लेबल करेगा। जैसे किसी में फॉस्फेट ग्रुप लगा देगा, किसी में सल्फेट ग्रुप लगा देगा फॉर देयर मतलब डिस्टिंग्विश उनको प्रॉपर कर पाए तो उनको लेबल करेगा ये। तो डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंटेंट फॉर डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्रॉपर डेस्टिनेशन गोल्जी apparatus उनको क्या करेगा, लेबल कर देगा। तो इसलिए हम लोग इसको शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल भी कहते हैं। एक्रोसोमल कैप बनाना इन द स्पर्मेटोजोआ। लाइसोसोम की बात करते हैं, बहुत इजी है लाइसोसोम। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गन्स होते हैं जो थ्रू आउट साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेंगे, इवन ये आपको अदर ऑर्गेनल्स पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब गोल्जी apparatus कहाँ से बनते हैं? देखो अभी भी ऊपर डिस्कस किया था गोल्जी लाइसोसोम कहाँ से बनते हैं? गोल्जी apparatus से ऑब्वियसली बनते हैं। ये कहाँ से बनते हैं? गोल्जी apparatus से बनते हैं। ओके, एंजाइम सिंथेसाइज इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसिकल इन द गोल्जी apparatus। फिर उसके बाद में ये गोल्जी apparatus से पिंच ऑफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, दे पिंच ऑफ फ्रॉम, जैसे ये गोल्जी apparatus का फेस है, यहाँ से ऐसे करके पटक निकलेंगे, थोड़ा सा और पिंचिंग ऑफ होगी, ये अलग हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। सो दीज वेसिकल्स आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी apparatus एंड बिकम लाइसोसोम। ये वेसिकल पिंच्ड ऑफ होंगे कहाँ से? गोल्जी apparatus से। कौन से वेसिकल? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए थे, जो प्रोसेस हो गए, पैक वैक हो गए, ये वेसिकल गोल्जी apparatus से निकलेंगे और ये लाइसोसोम बन जाएंगे। और लाइसोसोम में कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, एज यू कैन इजीली सी। लाइसोसोम थिकेस्ट कवरिंग मेम्ब्रेन कंटेनिंग ऑर्गेनल्स होते हैं। ये इनकी बाइलेड लिपिड मेम्ब्रेन ही होती है और यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, इनको हम एसिड हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब बात करें अगर हम लाइसोसोम की टाइप्स की, तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ लाइसोसोम होते हैं, एक तो प्राइमरी लाइसोसोम और एक सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम विच आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी apparatus। ठीक है, ये इनएक्टिव होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट है ना, ये इनएक्टिव है। तो इट इज इनएक्टिव इन स्पाइट ऑफ हैविंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सो दीज आर इनएक्टिव लाइसोसोम जो कि नॉर्मली पिंचिंग ऑफ द गोल्जी apparatus से बने हैं। उसके बाद में सेकेंडरी लाइसोसोम आता है। सेकेंडरी लाइसोसोम जिसको हम एक्टिव लाइसोसोम भी कहते हैं। ये कब बनता है? जब बाहर से कोई फैगोसोम या जब बाहर से कोई फैगोसोम या फिर एंडोसोम आएगा और प्राइमरी लाइसोसोम उससे फ्यूज करेगा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इस तरीके से ऐसे फ्यूजन होगा, फिर पूरा फ्यूज हो जाएगा, तभी एंजाइम्स भी अंदर एक्टिव हो जाएंगे। तो दिस इज सेकेंडरी लाइसोसोम और एक्टिव लाइसोसोम। इंपॉर्टेंट लाइसोसोमल एंजाइम्स आर प्रोटीजेस, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदल देगा। लाइपेजेस जो फैटी एसिड ग्लिसराइड में बदल देगा लिपिड को। अमाइलेसिस जो पॉलीसेक्राइड को ग्लूकोज में तोड़ देगा, मतलब पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में तोड़ दिया, ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड, राइट, इट इज अ मोनोसेक्राइड। नाउ न्यूक्लियेजेस क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड को मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में बदल देगा। तो ये एंजाइम्स प्रेजेंट है यहाँ पे। मैकेनिज्म ऑफ लाइसोसोमल फंक्शन, ये 2 मैकेनिज्म से काम करता है, एक तो हेटेरोफैगी एंड एक ऑटोफैगी। हेटेरोफैगी की बात करें तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल्स को सेल के अंदर इनगल्फ करके बाय द एंडोसाइटोसिस उनको डाइजेस्ट करना, दिस इज हेटेरोफैगी। हेटेरो मतलब दूसरा, बाहर से आया उसको 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 फैगोसाइटोस करना। और ऑटोफैगी मतलब इंट्रा सेल्यूलर मटेरियल्स को, जैसे वॉर्न आउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, उनको डाइजेस्ट करना, दिस इज ऑटोफैगी, यानी खुद की चीजों को ही नष्ट कर रहा है।
अब पेरोक्सिसोम पे आते हैं। पेरोक्सिसोम में जो एंजाइम होते हैं वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। देखिए कई बार लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम इनके बीच में जंग छिड़ जाती है। लाइसोसोम वर्सेस पेरोक्सिसोम दोनों में डिफरेंसेस पूछते हैं टीचर्स, क्या डिफरेंस होता है। देखिए लाइसोसोम जो है वो बाय द पिंचिंग ऑफ गोल्जी apparatus से बनेगा, एंड पेरोक्सिसोम इट इज फॉर्म बाय द पिंचिंग ऑफ फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये गोल्जी apparatus से बन रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना। देखो लिखा हुआ अनलाइक लाइसोसोम पेरोक्सिसोम आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉट फ्रॉम द गोल्जी apparatus। ठीक है, दूसरा डिफरेंस इनमें आ जाएगा एंजाइम का। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। समझ में आया? ठीक है, पेरोक्सिसोम का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोबॉडीज भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं? जैसे कैटलेस, यूरेट ऑक्सीडेज, डी अमाइनो ऑक्सीडेज। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स पे आ जाते हैं। अब सेंट्रोसोम क्या है और सेंट्रियोल क्या है? देखिए centrosome is membrane bound cellular organelle situated almost in the center of the cell close to the nucleus. It consists of two cylindrical structure called centrioles. ठीक है, तो centrioles centrosome contains two cylindrical structures which are called centrioles. तो centrioles together the centriole these are made up of protein, these are together इनको हम बोलेंगे centrosome. सेंट्रियोल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। आपको पता है क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है एकदम एनाफेज के अंदर, ये ऐसे जाते हैं, ये देखो ऐसे, तो उनको खींच के कौन लेके जाता है? इधर इधर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके खींच के कौन लेके जाता है? ऐसे ऐसे करके, आपने देखा होगा ना, ये सेंट्रियोल मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, इट इज बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल्स। ठीक है, सिक्रीटरी वेसिकल्स की बात करते हैं। सिक्रीटरी वेसिकल आर ऑर्गेनल, ऐसे भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनल नहीं है, बट ये वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ बना, फिर वो पैक वैक होकर गोल्जी apparatus से निकला, सिक्रीटरी वेसिकल। तो विच कंटेन सिक्रीटरी सब्सटेंसेस जो 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 कि रप्चर हो जाता है और उससे वो सब्सटेंस रिलीज हो जाते हैं। सेकेंडरी जो सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं, दीज आर ऑर्गेनल्स विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन कंटेन सिक्रीटरी सब्सटेंसेस which are to be secreted. These vesicles are formed in the endoplasmic reticulum and are processed and packed in the Golgi apparatus. Secretory vesicles present throughout the cytoplasm. When necessary, these vesicles are ruptured और फिर उसमें से secretory substance cytoplasm में release हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है, कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। रॉड शेप्ड होते हैं, कुछ ऐसे ओवल या फिर रोड शेप, और इनके अंदर कुछ इस टाइप की ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या एक्चुअली, इस मेम्ब्रेन बाउंड आपको पता है बाइलेड मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो स्मूथ होती है, जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, इट इज स्मूथ एंड इट एनक्लोजेस द कंटेंट्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन पे, एक तो एसिटाइल कोई सिंथेटेज और एक ग्लिसरॉल फॉस्फेट एसिटाइल ट्रांसफेरेज। एक तो एसिटाइल कोए सिंथेटेज एंड ग्लिसरॉल फॉस्फेट एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, और इनर जो मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है, वो इनवर्ड प्रोजेक्शन की फॉर्म में ऐसे फोल्डेड होती है और वो बनाती है कुछ स्ट्रक्चर जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, वी कॉल देम क्रिस्टी। सो दीज शेल्फ लाइक इनवर्ड प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड व्हाट? क्रिस्टी। और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या करती है? कवर करती है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई जो फोल्डेड है इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टी। क्रिस्टी में भी यहाँ पे हमें एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। क्रिस्टी ऑल्सो कंटेन मेनी एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टी में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जो कि एटीपी सिंथेसिस में मदद करते हैं। और इनको एक्चुअली हम लोग ऐसे एक शॉर्ट में अगर बोलें कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है ना ये सारे एंजाइम्स, तो इसलिए हम बोलेंगे कि रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। कौन कौन से एंजाइम है? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, ओके, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंड NADH वेरी फेमस है ना, डाईहाइड्रो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डिहाइड्रोजिनेज, ओके, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C, ATP सिंथेज। सो दीज आर द एंजाइम्स और प्रोटीन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन विच आर प्रेजेंट हियर। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या? प्राइमरी फंक्शन
ये एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, पावर हाउस ऑफ सेल इसीलिए हम इसको कहते हैं। इसमें एंजाइम है दैट टेक पार्ट इन रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए भी होता है, इसलिए ये डीएनए है तो फिर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, क्या उससे आरएनए भी बन सकता है। अगर ऐसा है तो वहां से प्रोटीन भी बन सकता है। तो डीएनए से आरएनए और प्रोटीन भी बन सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और सेल डेथ में, अपोप्टोसिस में माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। अदर फंक्शंस क्या है? स्टोरेज ऑफ द कैल्शियम आयन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे मसल फिजियोलॉजी के अंदर, मसल फिजियोलॉजी एमपी। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया इन द लिवर, दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। सो अगर हम बात करें जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी होती है, उसको दैट इज फिल्ड विद अ मैट्रिक्स, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो फ्रीली मूव करने के लिए कैपेबल है, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर सकती है और उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी भी होती है क्योंकि उसमें डीएनए है भाई, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स ओन डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शंस यानी प्रोटीन का सिंथेसिस इस डीएनए से हो जाता है। इनफैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया एक अकेला ओनली ऑर्गेनल है अदर देन न्यूक्लियस जिसका खुद का डीएनए है। Okay, now we are moving towards the organelles without the limiting membrane, जैसे राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की तरफ जा रहे हैं हम। ऑर्गेनल्स विदाउट द लिमिटिंग मेम्ब्रेन, सबसे पहले राइबोसोम आता है हमारे पास। राइबोसोम आर द ऑर्गेनल विदाउट द लिमिटिंग मेम्ब्रेन, और ये ग्रेन्युलर होते हैं, स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका बहुत कम डायमीटर है, 15 नैनोमीटर मात्र, ठीक है। राइबोसोम कैसे बनता है, कैसे इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसमें 35% प्रोटीन है और 65% आरएनए। क्या है? 35% प्रोटीन, यहीं पे याद कर लेना, 35% प्रोटीन और 65% आरएनए है। और कौन सा आरएनए है? राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। सो इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, इट कंटेन्स व्हाट? इसमें क्या है? प्रोटीन प्लस आरआरएनए। ज्यादा क्या है? 65% आरआरएनए है और 35% हमारे पास क्या है? प्रोटीन। तो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, ठीक है। और इसका मेन प्राइमरी फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक तो वो राइबोसोम जो फ्रीली प्रेजेंट है, फ्री राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में आराम से पड़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक वो राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम, है ना। अब हम आ जाते हैं साइटोस्केलेटन पे। तो साइटोस्केलेटन सेल्यूलर ऑर्गेनल है जो कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा। ये सेल का एक तरीके से जैसे ढांचा होता है ना, हमारे अंदर हड्डियां होती हैं तो वो एक शेप साइज प्रोवाइड करती है, बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, वैसे ही सेल का जो स्केलेटन है, इट इज साइटोस्केलेटन। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल और उसको सपोर्ट देता है, सेल को सपोर्ट देता है, सेल्यूलर मूवमेंट्स में मदद करता है एंड रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। 3 प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन के। देखिए मैंने बताया था माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रो फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो इसकी जब हम बात करें तो आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, कैसी है ये स्ट्रेट है, होलो है, ट्यूबुलर है। तो वी हैव दिस स्ट्रेट, hollow, this tubular structure of the cytoskeleton which is microtubule, ठीक है। और ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन आर अरेंज इन डिफरेंट बंडल्स, विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, अलग अलग बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चरली, जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसको ट्यूबुलिन प्रोटीन, उसकी जो सब यूनिट है वो ट्यूबुलिन है, ट्यूबुलिन का पॉलीमर एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चरली माइक्रोट्यूब्यूल आर फॉर्म्ड बाय बंडल्स ऑफ द ग्लोब्यूलर प्रोटीन विच आर कॉल्ड ट्यूबुलिन। अब ट्यूबुलिन की भी फर्दर 2 सब यूनिट्स हैं, एक तो अल्फा सब यूनिट और एक बीटा सब यूनिट। तो ट्यूबुलिन की भी फर्दर 2 सब यूनिट्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। फंक्शंस क्या है माइक्रोट्यूब्यूल के? देखा, अगर आप फंक्शंस की बात करोगे तो बहुत ज्यादा इजी है। माइक्रोट्यूब्यूल में फंक्शन अलोंग, या फिर तो वो अकेले फंक्शन करेंगे या फिर वो किसी दूसरे अदर प्रोटीन को क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे और
और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेंगे, जैसे सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल। दीज आर एग्जांपल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएशन ओनली, है ना। तो या फिर तो अकेले काम करेंगे या फिर अदर प्रोटीन्स के साथ मिलके और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेंगे, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल बना लेता है सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, जो कि बहुत अलग अलग काम करते हैं। वी नो दैट सीलिया फ्लैजिला के बारे में तो हमने बहुत सुना है। तो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल का काम शेप प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देना, है ना। ये एक तरीके से कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं, जो कि सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स का, वेसिकल्स का, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कराना। अच्छा, मैंने अभी एक चीज थोड़ी देर पहले माइटोकॉन्ड्रिया में बोली थी। माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्रीली मूवेबल इन द साइटोप्लाज्म, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो मूव कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इस तरीके से, ऐसे कन्वेयर बेल्ट ऐसा होता है ना कि लाइक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट। ओके, फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स विच सेपरेट द क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, माइक्रोट्यूब्यूल का काम, ठीक है। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, स्पिंडल का काम कौन बनाता है, स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल। मूवमेंट ऑफ द सेंट्रियोल एंड कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक सीलिया। नाउ नेक्स्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते हैं। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट आर द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म नेटवर्क अराउंड द न्यूक्लियस एंड एक्सटेंड टू द पेरिफेरी ऑफ द सेल। न्यूक्लियस से पेरिफेरी तक एक नेटवर्क बन रखा है, घना सा, इस टाइप का कुछ नेटवर्क, रस्सी जैसा, ऐसा कुछ रस्सी जैसा, रोप लाइक पॉलीमर्स, इसलिए हम इनको बोलते हैं। अच्छा, intermediate filaments are formed by rope like polymers which are made up of fibrous proteins, that's it। fibrous subunit है ये, इससे ऐसे रोप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, फिर इसके पॉलीमराइजेशन से हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट 5 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, जैसे केराटिन्स, जो एपिथेलियल सेल्स में देखने को मिलता है, केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज। ओके, केराटिन जहां प्रेजेंट है वो केराटिनाइज एपिथेलियम हो गया। ग्लियल फिलामेंट्स, जो कि हमें एस्ट्रोसाइट में देखने को मिलेंगे। न्यूरोफिलामेंट्स, नर्व सेल में। विमेंटिन, मेनी टाइप ऑफ सेल्स में देखने को मिलता है। डेस्मिन, मसल फाइबर्स में मिलता है। अच्छा, इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम क्या है? वही मेंटेन द शेप साइज ऑफ द सेल, कनेक्ट द एडजेसेंट सेल थ्रू डेस्मोसोम। ये याद रखना, ये कुछ अलग हो गया ना। ये फिलामेंट एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेस्मोसोम। कौन? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। अब माइक्रोफिलामेंट्स पे आ जाते हैं हम लोग। माइक्रोफिलामेंट्स लॉन्ग, ये आपको डायग्राम में देखो, ये एक्टिन सब यूनिट से बना हुआ लॉन्ग फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। लॉन्ग फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एक्टिन सब यूनिट। यहाँ पे एक्टिन के अलावा मायोसिन भी होता है। डायमीटर 3 to 6 नैनोमीटर, एंड these filaments are made up of non-tubular contractile protein, non-tubular contractile protein which are actin and myosin। एक्टिन थोड़ा ज्यादा होता है, मायोसिन से ज्यादा अबंडेंट होता है एक्टिन। थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म हम माइक्रोफिलामेंट्स को देख सकते हैं। ज्यादा ये एक्चुअली जो माइक्रोफिलामेंट एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना, एक्टोप्लाज्म कौन सा? सेल न्यूक्लियस, अभी बताया था, याद होना चाहिए। एक्टोप्लाज्म बाहर वाला, एंडोप्लाज्म अंदर वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म का। तो एक्टोप्लाज्म में जो माइक्रोफिलामेंट है वहां पे एक्टिन ज्यादा है, और जो एंडोप्लाज्म है उसमें एक्टिन और मायोसिन बोथ है, ए एंड एम बोथ, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द माइक्रोफिलामेंट गिव structural strength to the cell। Microfilament give structural strength to the cell, resistant of the cell against the pulling forces, and are responsible for cellular movement like contraction, gliding movement, cytokinesis, partition of cytoplasm during cell division, this is called cytokinesis। तो ये जो सेल्यूलर मूवमेंट्स है, साइटोकाइनेसिस हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ग्लाइडिंग हो गया, इसमें माइक्रोफिलामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम 2 हेडिंग खत्म कर चुके हैं। हमने क्या पढ़ लिया? सेल मेम्ब्रेन खत्म कर लिया। हमने क्या खत्म कर लिया? हमने कर लिया सेल्यूलर ऑर्गेनल, या शॉर्ट में बोलूं मैं साइटोप्लाज्म, हमने खत्म कर लिया पूरा। अब हमें ये न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए वगैरह ये सब देखना है। फिर एक हम लोग देखेंगे, उसके जो बाद का लेक्चर आएगा उसमें हम लोग सेल डेथ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट, यही है, बहुत आसान है। फिजियोलॉजी बहुत इजी है। बस जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी पूरी जर्नी में इसमें साथ रहूंगा। जैसे जैसे जो जो चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, बस आप समझते जाइए, नोट करते जाइए। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो और भी बेटर है, ठीक है। और जैसे ही हमारा एक यूनिट कंप्लीट होगा, जैसे सपोज वी हैव कंप्लीटेड, जैसे जनरल फिजियोलॉजी पूरा कर लिया, और जनरल फिजियो पूरा करने के बाद में एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग नीट, पीजी, या फिर आप बोले नेक्स्ट एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ क्वेश्चंस हैं या जो कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें अगर रह गए हैं
तो हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे इन दैट लास्ट बोनस वीडियो, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए, ठीक है, पढ़ते रहो भाई, और कुछ नहीं है।